को टेस्ट करें तो यू विल गेट अ बेटर accuracy as compared to if you have a smaller number of samples. So this is what is all about learning theory. ये लिंक कहाँ करता है? मशीन सर ये लर्निंग। क्वेश्चन, हाँ पूछो। सर ये आपने कहा कि हम उसको शेप दिखाएं ना 2D 3D लाइक का, तो इस तरह से हमारी सैंपल की कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज होएगी सर, ये तो फिर आएगा फिर। हाँ सैंपल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन सैंपल आपने सुफिशिएंट रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि आप सिर्फ 5 या 6 एक सर्कल दिखा दो 2D का सर्कल बस। अब उसको आपने 2D का अच्छा सर्कल दिखा और उसको कहा कि भाई ये लो, ये अर्थ का है, बताओ इसका क्या सर्कल, इसका क्या शेप है। अर्थ अर्थ आप उसको दिखा रहे हो, ग्लोब दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो उसको मिस क्लासीफाई कर जाएगा। मतलब तो 5 to इसीलिए 6 सैंपल हों हम उस पे, उससे एक्सीड करें मतलब, ताकि हाँ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल रहे। आपने ठीक है सर। सुफिशिएंट सैंपल्स दिखाने हैं, बहुत कम भी नहीं दिखाने, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखाने। बहुत ज़्यादा में ठीक है, इनफाइनाइट सैंपल्स आ जाएंगे। तो आपने सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल्स दिखाने जो कि आपकी स्पेस और टाइम रिक्वायरमेंट को मीट करती हो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लर्निंग थ्योरी का, कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी का। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, एग्जैक्ट लर्निंग तो वो है कि भाई आप एग्जैक्ट उसको लर्न करवा दो हर चीज़ दिखा के, तो वो तो सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा जो है पैक लर्निंग, वीसी थ्योरी, बेसियन इन्फेरेंस, इन तीनों में से या तो तीनों को या कोई दो को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई पैक अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है, वीसी थ्योरी क्या है, बेसियन इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि इसके बाद आगे जो है वो तो एल्गोरिथमिक लर्निंग थ्योरी और ऑनलाइन मशीन लर्निंग है। ये सारे जो है वो दूसरे कोर्सेज का पार्ट है। तो वो तो आप दूसरे, जैसे अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क एंड फजी लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर आ जाएंगी। एग्जैक्ट लर्निंग हमारा लर्निंग मॉडल है जिसके अंदर आप जो है वो एग्जैक्टली चीज़ें दिखा दिखा के लर्न करवा रहे होते हैं। असल में जो काम आता है कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी का, वो आता है प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेशन, वीसी थ्योरी और बेसियन इन्फेरेंस से, जिसके थ्रू हम बूस्टिंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और बिलीफ नेटवर्क्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है वो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी। अब हम लोग चलते हैं क्विज की तरफ। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। नो सर। एक रिक्वेस्ट है सर कि ये जितने भी प्रेजेंटेशन है इनकी अगर हमें सॉफ्ट कॉपी में मिल जाए क्लास। सारी की सारी प्रेजेंटेशंस जो है वो एलएमएस पे मैं हर वीक अपलोड करता रहता हूँ। आप एलएमएस पे जाए, वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है सर। क्लासरूम पे भी है। कुछ चीज़ें हो सकता है गूगल क्लासरूम पे ना हो, लेकिन एलएमएस में मैं सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। क्योंकि राइट सर, गूगल एलएमएस क्लासरूम से में, डाउनलोड कर लेते हैं। हाँ एलएमएस पे देख लो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 10 लेक्चर्स हो चुके हैं कोर्स के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कंप्यूटेशन लर्निंग थ्योरी को आगे डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट संडे तो एग्जाम है हमारा। मिड टर्म नेक्स्ट है सर। एग्ज़ाम है, नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके अगले हफ्ते। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मिड टर्म का सर सिलेबस जो है वो इन 11 लेक्चर में से होगा। नहीं नहीं, मिड टर्म जो है वो फर्स्ट 7 लेक्चर्स में से है। फर्स्ट 7 में से, राइट सर। तो अब क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज में आपके पास 3 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था, व्हाट कैन यू से अबाउट द लैंग्वेज पावर एंड कन्वर्जन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का कॉन्सेप्ट मैं पहले डिस्कस कर चुका था। ट्यूरिंग मशीन्स में जो है वो हमने डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से रेगुलर लैंग्वेजेस ट्यूरिंग मशीन इम्प्लीमेंट करता है। तो लैंग्वेज और पावर में क्या है कि द लैंग्वेज ऑफ बोथ डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन आर सेम। अगेन, and the power of both deterministic and non-deterministic Turing machine are same. कन्वर्जन के बारे में ये है
कि एनी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन कैन बी कन्वर्टेड टू अ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। तो ये चीज़ इस सवाल के जवाब में लिखना था कि लैंग्वेज और पावर जो है वो दोनों की सेम होती हैं और किसी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को हम डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर अगर सवाल में ये पूछा जाए कि सर व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट दीज टू मशीन, तो क्या लिखना चाहिए हमें? वैसे अभी सवाल था नहीं है, लेकिन अगर आ जाए इस तरह की क्यों जरूरत पड़ती है हमें कन्वर्ट करने की, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक की तरफ ना। जी सर। देखो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन जो होता है वो आपको ये गारंटी नहीं करता कि इट विल ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशन और ऑलवेज एक्सेप्ट द गिवन स्ट्रिंग। ओके। क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, हो रिजेक्ट कर दे या फिर लूप में चला जाए। जैसे मतलब इसकी हॉल्टिंग, एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, जैसे हॉल्टिंग में था। हॉल्टिंग में क्या जी था जी। कि वो हॉल्ट कर जाता था। डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन आपको हमेशा गारंटी करता है कि इट विल एक्सेप्ट द गिवन हॉल्ट। स्ट्रिंग। ओके। तो इसलिए और वो लूप में नहीं जाएगा फिर वो? हाँ, फिर वो जो है वो आपको एक्सेप्ट करके देगा। ठीक है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में था। फिर दूसरे क्वेश्चन में था, नाउ दैट वी नो हाउ टू फाइंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, कैन वी डिफाइन द बाउंड्री बिटवीन द सॉल्वेबल एंड द। ये वही सवाल है जो आपके असाइनमेंट का सवाल है। उसी उसी में से एक छोटा सा सवाल मैंने निकाला हुआ है कि अब आपको तो ये तो मैंने पूरा बता दिया कि भाई अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कैसे निकलता है। कि जब आप सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेजेस में हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लैंग्वेज को उसके लिए अनसॉल्वेबल कहेंगे। जब आप उसके ऊपर आ जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की तरफ आ जाएंगे, ट्यूरिंग मशीन्स के तरफ, डीएफए की तरफ आ जाएंगे, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन की तरफ आ जाएंगे, तो उसके लिए फिर ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल्स अनसॉल्वेबल हो जाएंगी। ट्यूरिंग मशीन्स में आ जाएंगे तो उसके लिए फिर आर ई लैंग्वेजेस अनसॉल्वेबल हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमारे लिए उससे बाहर अनसॉल्वेबल कहलाता है। तो अब जो हम लोग देख चुके हैं उसके हिसाब से इसका सवाल का जवाब जो लिखना था ये लिखना था, चेक वेदर द प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय अ ट्यूरिंग मशीन और नॉट। If not, then we will check whether it is decidable, reducible, or recognizable. If it does not follow in any of this category, then we will say that the problem is unsolvable, or if it falls, then it's a solvable problem. तो इसका जवाब ये था कि आपने जो है वो डिसाइडेबिलिटी, रिकॉग्नाइजेबिलिटी, रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेक करना था, ट्यूरिंग मशीन से चेक करना था। अगर इन सब से कहीं से भी ये कहीं पे भी फॉल कर जाता है आपका प्रॉब्लम, तो उसकी बाउंड्री बन जाएगी कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, और इससे बाहर निकल जाता है तो वो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको बताने थे कि भाई दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ बाउंड्री बिटवीन सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। सर जिस तरह आपने आज पढ़ाया कि हमारे पास आर और आर ई था ना, तो आर ई आर जो है वो सबसेट होता है आर ई का, तो वो भी हाँ, इसी के लिंक है आई थिंक सो। इससे तो लिंक्ड है, लेकिन हम लोग तो उससे जी जी। बाहर आ चुके हैं ना। जो जैसे हमने इक्वालिटी देख लिया, इक्वालिटी जी। इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एवरीथिंग। तो हम्म। उसी तरीके से आपने कहा था कोई भी प्रॉब्लम अगर वो ट्यूरिंग मशीन के थ्रू सॉल्वेबल है, देन तो वो सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। और कोई सुपर, भी ठीक प्रॉब्लम है। है जो कि ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर पा रहा तो वो तो अनसॉल्वेबल। अनडिसाइडेबिलिटी, ठीक है। उसमें भी हमने बहुत सारी चीजें देख ली कि अगर कोई मशीन ट्यूरिंग मशीन सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो हम हम्म। उसका आइडेबिलिटी देखते हैं, उसकी रिकग्नाइजेबिलिटी देखते हैं, उसकी रिड्यूसिबिलिटी हम्म। देखते हैं। अगर ये ठीक। तीनों चीजें भी वो नहीं कर पा रहा, उससे भी बाहर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि नाउ द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। और बेसिकली ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। लास्ट तो ये हो गया। क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट लैंग्वेज डज दिस ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट, कैन यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज। एक ट्यूरिंग मशीन आपको दी हुई थी, उसके लैंग्वेज के बारे में पूछा हुआ था कि ये लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट कर रही है। अगर इस ट्यूरिंग मशीन को आप स्टार्ट करें तो जीरो से। 1
आए ना अच्छा। आए, ये क्यू नॉट से जाने के लिए एक 0 के साथ चला जाएगा, हम्म। ठीक है। फिर Q1 से Q2 एक 1 के साथ ये चला जाएगा, हम्म। ठीक है। तो 0 1, उसके बाद फिर ब्लैंक है, ब्लैंक है। इसका मतलब ये कि 0 1 से आप Q3 पे जा सकते हैं। आपका टेप 0 पे जाएगा, पॉइंटर फिर 1 पे जाएगा, फिर उसको ब्लैंक मिलेगा तो वो आपको Q3 पे ले जाएगा। हम्म। तो सबसे जो बेसिक है इसका वो है 0 1। उसके ठीक है। बाद लेट सपोज 0 1 के साथ फिर से 0 आया, 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया, तो अब आप Q4 में। अब यहाँ पे 0 1 0 के बाद कुछ नहीं आया तो आपको फिर ये इधर ले जाएगा Q3 पे, है ना। तो 0 0 1 भी एक्सेप्टेबल है, 0 1 0 भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर 0 1 0 1 के बाद एक 1 आ गया, यानी 0 1 फिर 0 1, तो आप आ जाएंगे Q5 पे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद क्या आना चाहिए, एक और दफा 0 1 आना चाहिए, एक और 0 आएगा, फिर आएगा, तो अब आप वापस Q3 में जा सकते हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली। कि आइदर 0 1 एक दफा, या फिर 0 1 3 दफा, उसके बाद फिर से लूप बनाओ, तो या फिर 0 1 5 दफा। इसके अलावा कुछ भी आए वो और बात है, लेकिन 0 1 का भी हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। 0 1 एक दफा, 0 1 3 दफा, 0 1 5 दफा, 0 1 7 दफा, ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस ट्यूरिंग मशीन